दोस्तों थोड़े समय पहले हमने आपके लिए एक वीडियो अपलोड किया था, वो था प्रशासन शहरों के संग। और आप सभी का हमें इस पर बहुत सपोर्ट भी मिला है, बहुत प्यार भी मिला है। और जैसा कि हमने आपसे कहा भी था कि प्रशासन शहरों के संग में समय समय पर होने वाले अमेंडमेंट की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो आज हम इसी से जुड़े हुए अमेंडमेंट की जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वो है आपके प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीज़न। आज इसके बारे में जानेंगे कि आखिर क्या है ये अमेंडमेंट, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक्सपर्ट विष्णु गोयल जी। विष्णु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु सर के बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि आप गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के एक्सपर्ट हैं, वित्तीय सलाहकार हैं, और आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं जैसे CII, 40, जय क्लब, साथ के साथ लाइन्स क्लब से आप जुड़े हुए हैं। विष्णु सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो प्रशासन शहरों का संघ है, इसकी तैयारियाँ कैसी चल रही हैं, और ये जो नया अमेंडमेंट आया है आपके प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन और साथ के साथ सब डिवीज़न, ये क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। नमस्कार। प्रशासन शहर के संग अभियान आज तक का राजस्थान में सबसे बड़ा अभियान है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अभियान की पूरे राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। 2 अक्टूबर से यह अभियान शुरू होने वाला है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नगरीय विकास मंत्री श्री धारीवाल जी का, हमारे प्रशासन शहर के संघ के मुख्य सलाहकार श्री GS संधू साहब का, और भी सभी अधिकारियों का और कर्मचारियों का, जो दिन रात मेहनत करके इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए और इस अभियान को सक्सेस के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस अभियान के अंदर इतने सारे काम होने वाले हैं जो आज तक नहीं हुए। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपको कि ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा, इसलिए आप जो भी प्रशासन शहर के संघ के अंदर जो भी काम हो रहा है उसको ध्यान से देखिएगा। उसमें जो जो नए नए अमेंडमेंट आ रहे हैं उनको देखिएगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो अब आपके सपने फुलफिल होने वाले हैं। अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ प्रशासन शहर के संघ में अभी जो नया अमेंडमेंट आया है प्लॉट के रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीजन का, यानी उप विभाजन और पुनर्गठन। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्लॉट का उप विभाजन क्या होता है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी एक प्लॉट है, मानिए 500 गज का प्लॉट है, और अब आप उसको डिवाइड करना चाहते हैं, उसको आप अलग अलग टुकड़ों में करना चाहते हैं, क्योंकि उसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है उसके कई ओनर हो सकता है कई जने वहाँ रह रहे हो सकता है आपने कुछ उसका पोर्शन सेल कर दिया हो। अब आप उसको सब डिवाइड कराना चाहते हैं, तो आप किसी भी भूखंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसको सब डिवीजन कहा जाता है। अब इसका रिवर्स लेते हैं हम। यदि आपका कोई भी प्लॉट है, आपके पास 2 प्लॉट है, 3 प्लॉट है, एक ही जगह है, आपके अलग अलग ओनर्स है, और वो मिलकर कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, तो उस प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन भी करा सकते हैं। तो हम उसको बोलते हैं प्लॉट का पुनर्गठन। सर, रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीज़न के बारे में तो आपने हमें बता दिया, यानी कि ये पुनर्गठन और उप विभाजन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से है ये तो आपने समझा दिया, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है? किसी भी प्लॉट के सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन शहर के अंदर ये जो रिसेंटली अमेंडमेंट आया है इसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दी है और बहुत सारे नए रूल्स रेगुलेशंस को लागू किया है। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए सबसे पहले हम उन प्लॉट्स की बात करते हैं जो कि JDA की या नगर निकाय की अप्रूव्ड स्कीम में है, या किसी ने भी एग्रीकल्चर लैंड को अनुमोदित स्कीम के अंदर है। फिर हम बात करेंगे गैर अनुमोदित योजना के अंदर स्थित कोई भी भूखंड है उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जो एकल पट्टे हैं और वो अपने लैंड को सब डिवीजन कराते हैं, या आबादी के जो पट्टे जारी होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी स्थानीय निकाय की स्कीम है, अप्रूव्ड स्कीम है, या किसी ने भी जो एग्रीकल्चर लैंड से अप्रूव्ड योजना कराई है, उसके क्या रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। सर, जिस तरह से अभी आपने बताया कि ये पुनर्गठन और उप विभाजन को समझने के लिए हमें इसे 3 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि ये जो 3 भाग हैं इसके बारे में आप हमें थोड़ा सा विस्तार से समझाइए। अब हम बात करते हैं सब डिवीजन के बारे में, यानी उप विभाजन के बारे में। यदि आपका कोई भी प्लॉट है और आप उसका सब डिवीजन करा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका फ्रंट का सेटबैक है मूल प्लॉट का, वो चेंज नहीं होगा। साइड के सेटबैक नए जो बिल्डिंग वालोज आए हैं
उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, बैक का सेटबैक भी उसके अकॉर्डिंग हो सकता है, लेकिन जो फ्रंट का सेटबैक है वो आपका सेम रहेगा। और जो सब डिवीजन करने के बाद में आपका प्लॉट का जो एरिया आएगा उस पर नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से जो आपको हाइट मिलती है वो हाइट आपको परमिसेबल होगी। अब हम बात करते हैं प्लॉट के रिकॉन्स्टिट्यूशन की। यदि आपका प्लॉट किसी भी अप्रूव्ड स्कीम में है, यदि किसी ने भी एग्रीकल्चर लैंड से अपनी योजना को अनुमोदित कराया है और आप 2 प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन कराना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रंट का सेटबैक है वो चेंज नहीं होगा और बैक का सेटबैक चेंज नहीं होगा। और आपको हाइट जो नए बिल्डिंग बायलॉज है उसके अकॉर्डिंगली आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन प्लॉट की हाइट मिल जाएगी। पहले ये होता था कि जो हाइट मिलती थी, जो मूल भूखंड की हाइट है उतनी हाइट मिलती थी, लेकिन प्रशासन शहर के संघ में जो नए रूल्स आए हैं उसके अंदर यदि आप अप्रूव्ड स्कीम के अंदर 2 प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपको हाइट और अन्य प्रोविजंस नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से मिलेंगे। सर, अभी अभी आपने एक शब्द का उपयोग किया, गैर योजना क्षेत्र। आखिर ये गैर योजना क्षेत्र क्या है, और अगर किसी का प्लॉट गैर योजना क्षेत्र में आता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? गैर योजना क्षेत्र यानी वह एरिया जहां किसी भी स्थानीय निकाय की कोई अप्रूव्ड स्कीम नहीं है। अभी बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जो गैर योजना क्षेत्र है। हम बात करते हैं जयपुर की, तो जो हमारा पुराना एरिया है, 4 दीवारी के अंदर एरिया है, वो गैर योजना क्षेत्र ही कहलाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सी जगह है जहाँ पे स्थानीय निकाय की कोई अप्रूव्ड स्कीम नहीं है और ऑलरेडी जैसे कोई बड़ा प्लॉट है और उसका कभी भी सब डिवीजन नहीं हुआ है तो वो भी गैर योजना क्षेत्र में ही कहलाएगा। गैर योजना क्षेत्र के अंदर यदि किसी भी प्लॉट का सब डिवीजन कराते हैं तो उसके जो सेटबैक रखे जाएंगे वो मूल जो प्लॉट है उसके अकॉर्डिंगली रखे जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो मूल प्लॉट है उसके सेटबैक पहले से डिसाइड नहीं किए गए हैं। यदि ऐसा है तो जो भी नए बिल्डिंग बायलॉज है, जो एक्चुअल पोजीशन है, उसके हिसाब से उसके सेटबैक निर्धारित किए जाएंगे। गैर योजना क्षेत्र के अंदर भी जो प्लॉट है जिसका सब डिवीजन किया जा रहा है तो उसमें भी जो बिल्डिंग न्यू मॉडल बिल्डिंग बायलॉज है उसके अकॉर्डिंगली हमें हाइट, सेटबैक, ये सारे एरिया मिलेंगे। प्रशासन शहर के संघ के अंदर यह सुविधा दी गई है कि यदि आपका प्लॉट गैर अनुमोदित एरिया के अंदर है और उसका सेटबैक वगैरह निर्धारित नहीं है तो जो भी सक्षम अथॉरिटी है या भवन निर्माण समिति है वो उस प्लॉट का एरिया, सेटबैक वगैरह सब डिसाइड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन वाले प्लॉट की। यदि आपका प्लॉट गैर योजना क्षेत्र में है और आप उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन कराने जा रहे हैं तो जो फ्रंट का सेटबैक है वो तो जो आपका मेन ओरिजिनल प्लॉट है उसी के अकॉर्डिंगली रहेगा, लेकिन उसके दोनों साइड के सेटबैक है, बैक का सेटबैक है और जो हाइट है वो आपको न्यू मॉडल राजस्थान बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से मिल जाएगी। अब एक चीज़ और हो सकती है कि आपका प्लॉट गैर योजना क्षेत्र में है और आपका जो प्लॉट है उसका फ्रंट सेटबैक डिसाइड नहीं किया गया है, तो जो भी सक्षम अधिकारी है वो आसपास के प्लॉट्स को देखते हुए, बिल्डिंग लाइन को देखते हुए और नए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को देखते हुए उसका फ्रंट सेटबैक को डिसाइड कर सकते हैं। सर, अब आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के पास स्वतंत्र रूप से उसका एकल पट्टा है या फिर उसका प्लॉट जो है वो आबादी भूमि क्षेत्र प्रकरण में आता है तो किस तरह से इसके पुनर्गठन और उपविभाजन के लिए प्रक्रिया अपनाई जा सकती है और किस तरह से इसे प्रोसेस में लाया जा सकता है? प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर जो ये नए रूल्स लागू किए गए हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीजन के, उसके अंदर यदि आपके पास एकल पट्टा है तो जो उसके सेटबैक आप उसको सब डिवाइड करते हैं तो उसमें जो सेटबैक लगाए जाएंगे वो जो मूल भूखंड है उसके सेटबैक को ध्यान में रखते हुए लगाए जाएंगे। और एकल पट्टे को आप उसको सब डिवीजन करा सकते हैं। सब डिवीजन जब कराएंगे तो उसमें न्यू मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से आपको हाइट वगैरह सेटबैक वो सब मिल जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ यदि आपके पास एकल पट्टा है और आप उसको पूरी एज टाउनशिप बना के उसको सब डिवीजन करना चाहते हैं तो आपको टाउनशिप पॉलिसी के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए सब डिवीजन की कार्रवाई करानी होगी। आपके पास एकल पट्टा है और आप उसको टाउनशिप पॉलिसी के हिसाब से सब डिवीजन करना चाहते हैं तो आपको जो 5 हेक्टेयर से कम, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें जो इंटरनल डेवलपमेंट है वो आपको कराने होंगे। जो पट्टा अनुमोदन, नक्शा अनुमोदन के चार्जेज हैं
वो भी आपको पे करने होंगे। एकल पट्टे के केस में जब हम सब डिवीजन कराते हैं तो उसको एक गेटेड कम्युनिटी के रूप में डेवलप किया जा सकता है। सर, अभी आपने जो ये प्रशासन शहरों के संघ में नया अमेंडमेंट आया है, इसमें पुनर्गठन और उपविभाजन की प्रक्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, लेकिन सर सुनने में आ रहा है कि इसमें बहुत सारी छूट भी दी गई हैं। तो ये क्या क्या छूट दी गई हैं, इसके बारे में भी आप हमें विस्तार से बताइए। प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीजन में बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए हैं। अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये है कि पहले ये था कि यदि आपका प्लॉट आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करा रहे हैं और उसका एरिया 1500 वर्ग मीटर से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी अप्रूवल के लिए फाइल यूडीएच डिपार्टमेंट में जाती थी। अभी प्रशासन शहर के संघ अभियान में चेंज कर दिया गया है कि यदि आप 3000 मीटर तक का प्लॉट का रिकॉन्स्टिट्यूशन कराते हैं तो फाइल वहीं स्थानीय निकाय के अंदर जो उनकी समिति बनी हुई है वही अप्रूवल कर देगी। ये सुविधा आपको प्रशासन शहर के संघ का अभियान चलेगा उस अवधि तक के लिए दी गई है। गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीजन के संबंध में काफ़ी सारी छूट दी गई है। अब मैं आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं या सब डिवीजन कर रहे हैं, यदि उसका एरिया 1500 गज से ज़्यादा होता है तो उसको राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। परंतु प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर इस लिमिट को बढ़ाकर 3000 वर्ग गज कर दिया गया है। यानी 3000 वर्ग गज से ज़्यादा आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन का सब डिवीजन का प्लॉट है तो ही गवर्नमेंट के पास जाएगा, अदरवाइज वही स्थानीय निकाय अपनी समिति के अंदर उसके आपके प्लान को अप्रूवल कर देगी। ये जो सुविधा दी गई है ये सुविधा केवल जब तक कैंप चलेगा उसी अवधि तक के लिए दी गई है। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो ये किया गया है कि यदि आपका आवासीय प्लॉट है और आप उसका सब डिवीजन करते हैं तो सब डिवीजन के बाद में जो प्लॉट बचता है उसका एरिया 35 स्क्वायर यार्ड यानी 35 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। यदि 35 वर्ग गज से कम होता है तो उसमें सब डिवीजन की परमिशन नहीं मिलेगी। यदि आपका कॉमर्शियल प्लॉट है तो उसका मिनिमम एरिया सब डिवीजन के बाद में 10 वर्ग गज से कम नहीं होना चाहिए। यानी सब डिवीजन के बाद में प्लॉट का मिनिमम एरिया आवासीय है तो 35 वर्ग गज होना चाहिए, 35 स्क्वायर यार्ड, और यदि कॉमर्शियल है तो 10 स्क्वायर यार्ड यानी 10 वर्ग गज तक का मिनिमम एरिया होना चाहिए। एक और जो महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है वो है कि सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में यदि आप उस पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं तो आपके ऊपर मॉडल बिल्डिंग बायलॉज के रूल्स और रेगुलेशंस लागू होंगे। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई एक प्लॉट है और उसमें पूरी बिल्डिंग बनी हुई है और उसके कई को ओनर होते हैं। ये को ओनर आपसी सहमति से, वसीयत से, आप बंटवारानामा से वो उसके मालिक होते हैं। प्रशासन शहर के संघ में भी जो नए निर्देश आए हैं उसमें यह प्रोविजन दिया गया है कि इस तरीके के प्लॉट का, इस तरीके की बिल्डिंग का भी आप सब डिवीजन करा सकते हैं। इसमें यदि कोई आपने सेटबैक में कंस्ट्रक्शन किया गया है तो उसको हटाने के लिए आपको शपथ पत्र देना होगा। लेकिन कई ओनर होने पे जहां कॉमन बिल्डिंग बनी हुई है उस प्लॉट का भी सब डिवीजन हो सकता है। किसी भी दो प्लॉट का जब हम रिकॉन्स्ट्रक्शन करते हैं और यदि उसके ओनर्स अलग अलग है यानी उनका स्वामित्व अलग अलग है तो उन्हें जॉइंट रूप से अप्लाई करना होगा। और यदि एक ही फैमिली मेम्बर्स है जिनका ब्लड रिलेशन है तो वो आपसी सहमति से भी पुनर्गठन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है जिसकी जानकारी आपको होना जरूरी है। यदि एक कोई बड़ा प्लॉट है और उसका पूरे प्लॉट का ही सब डिवीजन कर दिया गया है और यदि सभी उस ओरिजिनल प्लॉट का पट्टा जेडीए में या स्थानीय निकाय में सरेंडर करते हैं तो जो सब डिवीजन हुआ है उसके हिसाब से अलग अलग उसके पट्टे जारी कर दिए जाएंगे। रिकॉन्स्ट्रक्शन और सब डिवीजन कराते समय गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चार्ज भी लगाए गए हैं। ये जो चार्जेज लगेंगे वो आप द्वारा जो आवेदन किया गया है भूखंड उसी पे ही देय होगा। सर, एक सवाल और उठता है कि अभी देखने में आ रहा है कि पिछले 2 साल से जो कोविड का पीरियड चल रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपने रेजिडेंशियल जो प्लॉट्स हैं उनको कॉमर्शियल यूज़ के लिए भी यूज़ किया है। तो क्या उनका भी पुनर्गठन या उपविभाजन कराने की कोई प्रक्रिया है इसके अंतर्गत? प्रशासन शहर के संघ अभियान के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीजन से संबंधित जो नए रूल्स आए हैं उसमें यह स्पष्ट प्रोविजन किया गया है कि यदि आपका प्लॉट जिस चीज़ के लिए अलॉट किया गया है और आप उसको किसी दूसरे यूज में ले रहे हैं तो भी आप उसका सब डिवीजन और रिकॉन्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। लेकिन हाँ साथियों, लेकिन आपको जिस चीज़ के लिए प्लॉट अलॉट किया गया था आप उसको दूसरे यूज में ले रहे हैं
तो आपको लैंड यूज चेंज के लिए अप्लाई करना होगा। साथ में जो भी लैंड यूज चेंज के चार्जेस लगते हैं वो आपको जमा कराने पड़ेंगे और आपको इस संबंध में एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका प्लॉट आप किसी दूसरे यूज में ले रहे हैं तो भी आप उसका रिकॉन्स्ट्रक्शन करा सकते हैं और सब डिवीजन करा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न सरकार ने अभी जारी किया है। सर ये सारी बातें तो आपने हमें बहुत ही आसानी से समझा दी, लेकिन सर एक बहुत बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मकान का या प्लॉट का पुनर्गठन और विभाजन करवाना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं है या चैन पेपर्स नहीं है, या कोई ऐसा प्लॉट है, ऐसी कोई ज़मीन है जो कि पूर्वजों के समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है लेकिन उसके पेपर्स नहीं है। तो क्या कोई ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा कोई प्रावधान है जिसके माध्यम से वो लोग भी अपनी उस भूमि या प्लॉट का पुनर्गठन या विभाजन करवा सकते हैं? यह आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। बहुत सी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक क्या होता था, किसी के पास भी बड़ा प्लॉट है वो उसको छोटे छोटे पीसेज करके उसकी रजिस्ट्री करा देता था। कुछ रजिस्ट्री 2 साल पहले हुई है, कुछ 5 साल पहले हुई है। तो प्रशासन शहर के संग अभियान के अंदर जो अभी नए डायरेक्शन जारी हुए हैं उसके अंदर ये सुविधा दी गई है कि यदि कोई भी प्लॉट है, कोई भी भूखंड है जिसका कई टुकड़ों में कई अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग टाइम के अंदर रजिस्ट्री हो गई है, बंटवारानामा हो गया है और उसका टेक्निकल सब डिवीजन हुआ नहीं है, तो वो व्यक्ति भी इस अभियान के अंदर अपने प्लॉट के सब डिवीजन के लिए, पुनर्गठन के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे बड़ी बात, उनके पास जो डॉक्यूमेंट है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डीड है, आपके पास लाइट का बिल है, ओनरशिप के जो भी पेपर है, आप वो सबमिट करिए तो आपके उस प्लॉट का सब डिवीजन कर दिया जाएगा। इस केस में ये प्रोविजन किया गया है कि यदि आपके पास अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसमें 7 डेज की पेपर में विज्ञप्ति जारी की जाएगी और लोगों से ऑब्जेक्शन और सजेशन मांगे जाएंगे। और यदि किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन और सजेशन नहीं आता है तो आपके प्लॉट का सब डिवीजन या रिकॉन्स्ट्रक्शन किया जा सकता है। लेकिन जो पेपर में विज्ञप्ति जारी की जाएगी उसका एक्सपेंसेज आवेदक को ही वहन करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु सर, आपने इतने अच्छे तरीके से हमें जो ये पुनर्गठन, उपविभाजन या यूं कहें कि प्लॉट के रिकॉन्स्टिट्यूशन और सब डिवीज़न की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आपने हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। साथ ही हम आपको बता दें कि बहुत जल्द हम आपके लिए जो फ्री होल्ड पट्टा है उससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। और भी आपको बताना चाहेंगे कि प्रशासन शहरों के संघ से जुड़ी हुई जो भी जानकारी समय समय पे हमारे पास आती जाएगी या आपके लिए नई नई जानकारियां सरकार द्वारा आपके लिए घोषणाएं की जाएंगी, जो अमेंडमेंट लाए जाएंगे, वो सारी जानकारी समय समय पर हम आपको देते रहेंगे। तो आप ऐसा कीजिए, सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो ये जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे वीडियो को सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं इस अच्छी जानकारी के लिए। और अगर आपके मन में फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। जुड़े रहिए हमसे, दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।